देखेंगे डेरिवेशन, ठीक है। बोर्स मॉडल, लेट अस कंसिडर ए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ। अब देखो यहीं पर अपन ने एक कंडीशन लगा दी कि अपन जो कुछ करने वाले हैं वो एप्लीकेबल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए या हाइड्रोजन एटम। बताता हूँ, हाइड्रोजन एटम तो पता है, लाइक स्पीसीज का मतलब क्या हो गया। देखो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम जिसमें न्यूक्लियस हो, पॉजिटिव चार्ज हो और एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ये पूरा जो अपन पढ़ने वाले हैं बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अपन देखेंगे अपने फॉर्मूले सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और हाइड्रोजन एटम, ठीक है। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसी के लिए एप्लीकेबल है। तो हाइड्रोजन एटम हो गया। हाइड्रोजन लाइक में मतलब क्या हो गया, हीलियम की बात करेंगे तो एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, हीलियम में न्यूक्लियस तो है, एक ही पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन दो हैं, एप्लीकेबल नहीं होगा। बट एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब एप्लीकेबल है, क्योंकि अब हीलियम के अंदर न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन बचा। मतलब जिस भी सिस्टम में न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए पूरा बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होने वाला है, क्योंकि अपन फॉर्मूले लगाने वाले हैं सिर्फ इसी कंडीशन के लिए, इसी कंडीशन के लिए डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और हाइड्रोजन एटम। एटम ले लो हाइड्रोजन का, या उसकी तरह एटम देख, दूसरे एटम जो उसकी तरह हो, तरह मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते ही एक बहुत बड़ी कंडीशन लगा दिया, ऑब्वियसली ये इसका डीमेरिट बन जाएगा कि भाई एक ही एटम थोड़ी है पूरी यूनिवर्स में, इतने सारी चीज़ें हैं, सबके लिए क्या करोगे। तो फिर आगे बढ़ेंगे, बट अभी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए देखते हैं अपना बोर्स मॉडल। सो हाइड्रोजन लाइक में हीलियम हो गया, या एल में भी बात नहीं चलेगी, क्योंकि एल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट 2 निकाल दो, अब एप्लीकेबल है। बेरिलियम में 3 निकाल दो, 4 होते हैं, एक बचा, तब एप्लीकेबल है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। तो अपन सबके लिए अलग अलग डेरिवेशन नहीं करेंगे, एक जनरल डेरिवेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, न्यूक्लियस पे चार्ज Ze बोल देते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव Ze चार्ज होगा। अच्छा, मतलब अगर हाइड्रोजन है तो Z1 रख देंगे तो E चार्ज आएगा प्लस ही। अगर हीलियम है तो Z2 रख देंगे तो 2E चार्ज हो जाएगा। अगर लिथियम है 3 रख देंगे, बेरिलियम के लिए 4 रख देंगे। तो इस तरीके से अपना न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा। अपन बस Z रख देते हैं तो सबके लिए एक साथ डेरिवेशन होगा। समझ में आ रहा है। तो अपन सबके लिए अलग नहीं कर रहे हैं, एक जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं, और न्यूक्लियस को बोल दे रहे हैं Ze चार्ज का। मतलब हीलियम के लिए अपन 2 रख देंगे तो बन जाएगा फॉर्मूला, लिथियम के लिए 3 रख देंगे, बेरिलियम के लिए 4 रख देंगे, हाइड्रोजन के लिए 1 रख देंगे, ठीक है। सो अब बोर्स मॉडल लगाना है। बोर्स ने क्या बोला था, न्यूक्लियस होगा, Ze चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा विथ v स्पीड। अगर v स्पीड से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो अंदर की तरफ एक फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, Ze। अभी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो E माइनस और Ze प्लस का चार्ज अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने कंडीशन लगा दी। तो अपन बोल सकते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अबव सर्कुलर मोशन होगा mv²/r। अब ये कैसे आया, ये अभी सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है, अगर 12th में हो तो पता होगा, नहीं पढ़ा तो अभी याद रखो कि जैसे फोर्स निकालना होता है अपन को, ठीक है, वैसे ही अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अंदर की तरफ जो फोर्स चाहिए होता है इस इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चीज़ को सर्कल में घुमाने के लिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं, इतना फोर्स चाहिए है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द अबव सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय mv²/r, ठीक है। सो m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या हो गया, ये जो स्पीड है, r क्या हो गया, रेडियस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये जो फोर्स होगा ये कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस Ze और E माइनस, अभी बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा kq1q2/r²। सो अपन देखते हैं, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, अभी पढ़ा kq1 E q2 Ze डिवाइडेड बाई r², ठीक है। तो अपन ने ये अब अपन कंडीशन लगा देंगे आगे, बट कि mv²/r इसके बराबर होना चाहिए, बिकॉज अपन ने पढ़ा था, याद है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस शुड बी इक्वल टू mv²/r, तभी घूम पाएगा, वरना कैसे घूमेगा, ठीक है। सो ये अपनी कंडीशन लग जाएगी। तो आगे बढ़ेंगे। सो न्यूक्लियस है,
इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज है ZE, इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ZE और E माइनस का अट्रैक्शन। तो सिंस द मैथमेटिकली बोल सकते हैं, सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये R जो है दिस R स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R। तो ये हो गया मैथमेटिकली जो अपन ने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स दी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, अगर मान लो ये यहाँ पे एक ही चार्ज है प्लस और माइनस का, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन भी होता, एक और होता, तो भाई इस माइनस और इस माइनस का इंटरेक्शन देखना पड़ता, इस प्लस और इस माइनस का इंटरेक्शन देखना पड़ता अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता तो। फिर अब बाद में पोटेंशियल भी लेंगे, तो किसका पोटेंशियल लेंगे, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस क्या होगा, कैसे कर पाएंगे। मतलब ये जो अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं साफ साफ बता रहा है कि भाई ये तभी एप्लीकेबल कर पाएंगे अपन जब प्लस ZE एक प्लस और एक माइनस हो। अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गए दो माइनस तो फिर नहीं कर पाएंगे। ये अपन ने ले लिया, ठीक है, इस माइनस और एक और इलेक्ट्रॉन अगर है तो उन दोनों का इंटरेक्शन देखना पड़ेगा। कैसे बोलोगे फोर्स कि Q1 Q2 अपॉन व्हाट इज R, क्या डिस्टेंस दोनों के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, कैसे पता पड़ेगा। आगे पोटेंशियल निकालने वाले हैं, पोटेंशियल कैसे करोगे, क्या डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, कहाँ रहेगा। सो पॉइंट ये है, साफ साफ दिख रहा है एक पहले फॉर्मूले से ही कि ये सब तभी एप्लीकेबल है जब एक न्यूक्लियस, एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन या दो से ज़्यादा हो गए एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो एनीवेज नाउ विल, बार बार नहीं बोलूँगा, नाउ फॉर होल बोर्स मॉडल वी विल कंसिडर ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट इज हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है, ओके। बट समझ में आना चाहिए, ये बहुत बड़ी कंडीशन है बोर्स मॉडल की। चलो फिर नेक्स्ट, ऑल्सो बोर्ड ने एक और चीज़ बोला था, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन ऑर्बिट वेयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। सब जगह नहीं रहता भाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा सब जगह अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर करा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं रहेगा जहाँ MVR एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू NH अपॉन 2π, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये नहीं होगा तो सर्कल में कैसे घूमेगा, ये नहीं होगा तो उसने बोला था भाई इलेक्ट्रॉन यहीं एनर्जी लूज नहीं करेगा, वरना तो स्पायरल हो जाएगा। तो ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे अब अपन, और फिर देखते हैं आगे क्या आएगा। समझ में आ रहा है। सो ये कंडीशन लगा दी अपन ने, बोर्ड ने बोला था, ये बोर्ड ने बोला था, लगा दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। फिर सॉल्विंग बोथ कंडीशन साइमल्टेनियसली, इसको 1 बोल दे रहे हैं, इसको 2 बोल दे रहे हैं, तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। बट यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए दोनों जो बोर्ड ने बोला था पॉइंट, ये बोर्ड ने पॉइंट बोला था, बोर्ड ने पॉइंट बोला था मैथमेटिकली, बिकॉज सब कुछ मैथ से करना भाई, हवा में नहीं बोल सकते। एक्चुअली बोर्ड ने पहले सब कुछ किया था मैथमेटिकली, फिर उसने बोला, तो बोला से बोलने से काम चलेगा, मैथमेटिकली सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, तो अपन मैथ से लगाएंगे और देखेंगे वो उसका मतलब क्या है, ठीक है, ओके। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, ये है अपना एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन क्या थी अपनी, KZE स्क्वायर, क्योंकि E और ZE था तो क्या बन गया ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R। इक्वेशन सेकंड क्या थी, इसमें से एक R से एक R चला गया, एक फ्रॉम सेकंड क्या था अपने पास, MVR NH अपॉन 2π होना चाहिए, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। अच्छा, R से R चला गया तो अपन R को बोल सकते हैं दैट R इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाय MV स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ अपन V बोल सकते हैं, V है NH अपॉन 2π, M नीचे आ गया, R नीचे आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस V को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना भी नहीं किया है, इस V को उठा के यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। ये जो V आया अब अपन ने साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर दिया, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों साथ में मैट होनी चाहिए, V को उठा के यहाँ रख दिया। दिस इम्प्लाइज KZE स्क्वायर बाई M। अच्छा, V क्या है, NH अपॉन 2π MR इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। सॉल्व करते हैं इसको, KZE स्क्वायर और ये ऊपर आ गया 2 स्क्वायर, पाई ऊपर आ गया पाई स्क्वायर, M स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय M N स्क्वायर H स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू R आ गया, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ एक R से एक R चला गया,
अब इस आर को यहाँ रखते हैं, बाकी सब उस साइड लेके जाते हैं। देखो यहाँ आर इज इक्वल टू, ये सब उस साइड जाएगा, एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। एक एम से एक एम भी काट दिया, 4, ये 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर, एक एम से एक एम काट दिया, एक एम बचा, और एन स्क्वायर बाई जेड। अब देखो यहाँ पर एच पता है कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के 9 10⁻⁹, ठीक है। कहाँ से आया ये? यहाँ से आया, ठीक है, कांस्टेंट है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आया, कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है हमेशा, सो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। तो ये पूरे की वैल्यू क्या होगी? एक कांस्टेंट वैल्यू। उस कांस्टेंट की वैल्यू अपन सॉल्व करोगे अगर, तो निकल के आएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 SI के अंदर। सब अगर SI में रखोगे इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो अगर SI में रखा है तो ये मीटर्स में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपन 10⁻⁻10 को क्या बोल सकते हैं? 10⁻⁻10 मीटर्स क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो अपन बोल सकते हैं R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में फॉर्मूला बन गया। अब देखो इस फॉर्मूले में n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, z कौन सा एटम लिया है। तो अब अपन जो भी एटम चाहिए हाइड्रोजन लाइक वो रख देंगे, z हाइड्रोजन के लिए 1 रख देंगे, हीलियम प्लस के लिए 2 रख देंगे, लिथियम 2 प्लस के लिए 3 रख देंगे, n 1 रख सकते हैं 2, मतलब 1 देगा एक रेडियस, 2 देगा अदर रेडियस, 3 देगा अदर रेडियस। तो ये हो गए बोर्स रेडियस। n को अपन बोल सकते हैं ऑर्बिट नंबर, ठीक है। तो n विल गिव आवर ऑर्बिट नंबर, r विल गिव रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। तो ये फॉर्मूला आ गया किसी भी ऑर्बिट का, मतलब मैं देखा था कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स होती हैं उनका रेडियस निकालने का, ठीक है। तो बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी ये याद होगा नहीं, बट ये पता होना चाहिए। तो ये n देगा अपन को ऑर्बिट नंबर, z हो गया अपना एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो ये फॉर्मूला विल डिटरमाइन रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो अब अपन रेडियस निकाल सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या अपन समझेंगे, बट दिस विल बी दी फॉर्मूला टू डिटरमाइन किसी भी ऑर्बिट का रेडियस। बस वो n रख दो तो वो अपना ऑर्बिट दे और उस ऑर्बिट का रेडियस दे देगा। और z देख लो कौन सा हाइड्रोजन स्पीसी, हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, ठीक है। अब अपन इसको देखेंगे। और रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर हाइड्रोजन एटम यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अपन हाइड्रोजन एटम के लिए जरा रेडियस निकाल के देखते हैं, ठीक है, पहली 4 ऑर्बिट्स का, और देखते हैं उसमें एक पैटर्न है जो अपन को काइंड याद रखना है, ठीक है। उससे अपन को एटम के काइंड ऑफ जो दिखता होगा वैसा एक इमेज बनेगी, ठीक है। सो R1 निकालते हैं, 0.529 इंटू एन का रख देंगे 1 स्क्वायर अपॉन एन का जेड का रख देंगे, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं 1। सेकेंड ऑर्बिट का निकालते हैं, 0.529 इंटू एन का रख दोगे 2 स्क्वायर, जेड का रख दोगे 1। थर्ड निकालते 0.529 इंटू 3 स्क्वायर बाई 1, थर्ड का आ गया। फोर्थ का निकालेंगे 0.529 इंटू 4 स्क्वायर बाई 1। तो ऐसे अपन किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। बट ये क्यों बनाया, ऐसा मैंने बहुत सिंपल चीज़, बट क्यों निकाला अपन जरा इसको प्लॉट करके बना के देखते हैं, एक पैटर्न दिखेगा, ठीक है। देखो ये अपने पास न्यूक्लियस हो गया, प्लस चार्ज ई, फर्स्ट ऑर्बिट, डिस्टेंस रेडियस क्या है R1 0.529, ठीक है। सेकंड जो है R2 0.529 इंटू 4, ठीक है। थर्ड जो होगा, देखो मैं थोड़ा गैप बड़ा करता जा रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच का गैप देखेंगे अपन बड़ा होता जा रहा है। R3 ये होगा। अब मैं R4 बनाऊँ तो देखो डिस्टेंस और बड़ा आएगा, R4 0.529 इंटू 4 स्क्वायर, मैंने 16 यहाँ लिख दिया। जब अपन ये R3 है ये R4 है, अपन डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। देखो पहला और दूसरे के बीच में कितना होगा, 0.529 इंटू 3, इसमें कितना होगा 0.529 इंटू 5। अच्छा 1 2 3, तीसरा और चौथे के बीच में 0.529 इंटू 7। तो सब्ट्रैक्ट करके देखो ये हो जाएगा अपने पास 0.529 इंटू 16, 0.529 इंटू
9 माइनस कर देंगे, 7 बचेगा। इसको सॉल्व नहीं कर रहा मैं, ठीक है, बताने के लिए, साफ इससे दिख भी रहा है। इसमें इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये क्लियरली बड़ा है इससे, ये क्लियरली बड़ा है इससे। और अगर ये बात करेंगे पहला रेडियस तो कितना आएगा, 0.529। तो अपन बोल सकते हैं एज एन इंक्रीजेज, देखो एन बढ़ता रहा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो एज एन इंक्रीजेज रेडियस डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट्स इंक्रीजेस। तो ये देखो, ये सबसे कम डिस्टेंस, ये और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो पिक्चर बनना चाहिए कि भाई एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होती हैं, सबसे अंदर वाली पास पास होती हैं, दूर जाओगे बड़ी बड़ी होती जाती है, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाता है उनकी, फैलती जाएंगी वो, ठीक है। सो दिस इज हाउ ऑर्बिट्स आर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं एज एन इंक्रीजेज, देखो एन बढ़ता रहा, n1 n2 n3 n4, एज एन इंक्रीजेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट्स इंक्रीजेज। समझ में आ रहा है। अब हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला, सबके लिए रेडियस निकाल दिया, फिर रेडियस निकाल के साफ साफ दिख रहा है एन बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अपन ने आर निकाल दिया। अब अपन देखते हैं क्या अपन हर एक वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, उस ऑर्बिट में स्पीड कितनी होगी, देखते हैं। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट निकालना है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। अच्छा, एम वी आर क्या था, एन एच अपॉन 2 पाई। तो अपन बोल सकते हैं भाई वी अगर निकालना है तो बड़ा आसान है, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू आर होगा, ठीक है। अच्छा, तो अपन बोल सकते हैं आर की वैल्यू, आर का फॉर्मूला भी आया था, क्या आया था भाई, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड आया था। अच्छा, इस पूरे को उठा के मैं अगर यहाँ रख दूँ तो भाई v का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अपन v को बोल सकते हैं v इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम, इस पूरे r को उठा के यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रख दिया 2 पाई आर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, और ये जो पूरा होगा ऊपर पहुँच जाएगा 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम इंटू जेड। अब देखो यहाँ पर कितना कैंसिल हो जाएगा, एक एन से एक एन चला गया, पाई से एक पाई चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 बचा, एम से एम चला गया, एच से एक एच चला गया, और यह आ गया v इज इक्वल टू 2 बचा, पाई बचा, के बचा, ई स्क्वायर बचा बाय एच इंटू जेड अपॉन एन। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू जेड अपॉन एन। जेड कौन सा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, एन ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपना, ठीक है। सो जेड अपॉन एन। सो अपन बोल सकते हैं इस पूरे कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे, सब कांस्टेंट है, सॉल्व करोगे 2.18 इंटू 10⁻⁶ आता है इंटू जेड अपॉन एन, मीटर पर सेकेंड एसआई में। तो ये फॉर्मूला हो गया किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, मतलब स्पीड निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं 1, एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है, जो अपन को ऑर्बिट नंबर देगा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। वी डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो जो n रखोगे उस ऑर्बिट में अपन को स्पीड मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो अपन स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो देखा, पहले अपन को कुछ नहीं पता होता कि भाई ऑर्बिट्स होंगी, अब अपन ऑर्बिट्स में ये भी निकाल सकते हैं ऑर्बिट कहाँ है, कितनी दूरी पर है न्यूक्लियस से, और ये भी निकाल सकते हैं वहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी कितनी स्पीड है, ठीक है। बट ये सब तो अगर समझना है चीज़ों को अच्छे से डिटेल में, एक ऑब्जर्वेशन को, तो इन सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है एनर्जी निकालना, कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या क्या एनर्जी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वहाँ से फिर वो फॉर्मूला आएगा 1/λ अल्टीमेटली इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, वो ध्यान से देखना, वो समझ में आना चाहिए, और वो इंटरेस्ट पूरा बोर्ड मॉडल रिलेटिवली आसानी है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अब निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट निकालेंगे। देखो, टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है यहाँ पर, काइनेटिक तो स्पीड की वजह से, और पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज है, प्लस और माइनस। सो इसलिए पढ़ाया था मैंने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, अच्छा, इज इक्वल टू हाफ एम वी का फॉर्मूला अभी निकाला था अपन ने, क्या आया था, 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच इंटू जेड अपॉन एन, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये आएगा 2m पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई पावर 4 एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सॉल्व कर लो। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला भी क्या है बताया था मैंने, के Q1 Q2 अपॉन आर, एंड Q1 Q2 मस्ट बी केप्ट विथ साइन, इज इक्वल टू के, Q1 क्या है ई, दूसरे का क्या है जेड ई, माइनस बाहर क्योंकि ई क्या होगा माइनस साइन के साथ, डिवाइडेड बाई आर। आर का फॉर्मूला भी अपना निकाला था, क्या था भाई, तो अपन पी बोल सकते हैं के जेड ई स्क्वायर बाई आर, आर एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाय ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर के ई पावर ई स्क्वायर एम जेड इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, -4m पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ई पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एन स्क्वायर बचा। देखो 4 कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, कांस्टेंट सब कांस्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ भी सब कांस्टेंट है। और अभी पहले तो ये देखो, ये चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ -2 का अंतर है। मतलब अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स, देखो सेम है, इसको अपन बोल सकते हैं -2 कॉमन ले लिया, 2m पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई पावर 4 एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा, और ये पूरी चीज़ देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो पहली चीज़ तो बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, ये पूरा सेम हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो P इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ के। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिमेंबर्ड, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी -2 के आ गया। अभी टोटल निकालते हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या किया अपन ने, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए लगा दिया, पोटेंशियल के Q1 Q2 अपॉन आर लगाया, सॉल्व कर दो बस, जो सब निकाल वी निकाल चुके हैं रख दो, आर निकाल चुके हैं रख दो, सॉल्व कर दो, तो ये आ गया, ठीक है। अब अपन टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी टी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी अपन ने निकाला कि P क्या है, -2 ऑफ के, यहाँ रख दिया, इज इक्वल टू बोल सकते हैं टोटल एनर्जी माइनस ऑफ के ई होता है, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो जो काइनेटिक का फॉर्मूला अभी निकाला था अपन ने, उसका माइनस साइन लगा दो, दैट्स इट। तो टोटल एनर्जी दैट इज टी, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2m, अभी निकाला देखो अपन ने, -2 पाई m पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई पावर 4 एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ देखो ये 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ये सब एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो आती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आती है ईवी के टर्म में। मतलब अगर ऐसा में रखोगे तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा, ठीक है। और तो वो किसके अंदर आएगा, जूल्स के अंदर ऐसा में रखोगे, डिवाइड बाई कर देंगे 1.6 10⁻⁻19, तो ईवी में बन जाएगा। तो मैंने सीधे इसको कन्वर्ट किया है ईवी के अंदर, क्योंकि इसी फॉर्म टर्म में अपन को फॉर्मूला याद रखना है। सो ई का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि जेड तो अपन को पता है कौन सा एटम अपन ने यूज़ किया है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक। एन किस ऑर्बिट नंबर की बात कर रहे हैं, अगर ये और ये रख देंगे तो एक वैल्यू आएगी, वो क्या देगा अपन को, ई। व्हाट इज ई, टोटल एनर्जी। तो अब अपन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो जेड इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, एन इज व्हाट, ऑर्बिट नंबर, ई इज व्हाट, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ से सारी चीज़ें बनेंगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट यू वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी। और ये जेड, व्हाट इज जेड, फॉर एनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो एनर्जी का फॉर्मूला बने, अपन सिंपल बोर्ड ने जो बोला था मान लो, वो मान लिया, मैथ्स लगाते आ रहे हैं और जो बोलते आ रहा है वो अपन सही मान रहे हैं, क्योंकि आगे जो रिजल्ट आएंगे वो ऑब्जर्वेशन को मैच करेंगे, सब कुछ सही है ये।
फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, सब डेरिवेशन उसी के लिए। अगर जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या क्या फॉर्मूला कैसे लगा ही नहीं, इतना फॉर्मूला कुछ कंडीशन ही नहीं, मतलब फिट बैठेगी, कर ही नहीं पाओगे। क्या डिस्टेंस होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी। अपन ने पोटेंशियल निकाल लिया, भी निकाला था पोटेंशियल K(Q1Q2)/R, सिर्फ वही पोटेंशियल था, कौन सा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया उस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी पोटेंशियल होगा, उस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में भी होगा, वो तो फिर भी निकाल सकते हो। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल कहाँ से निकालोगे, कैसे क्या डिस्टेंस होगा उनके बीच में, फिक्स रहेगा क्या, क्या रहा है, कैसे करोगे, नहीं कर सकते। ओनली फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोर मॉडल इज एप्लीकेबल। तो अपन ने एनर्जी निकाल लिया। अब जरा इस एनर्जी को यूज करके कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो बहुत काम में आएगी, ठीक है। अपन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट फ्यू ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं हाइड्रोजन की पहली 4-5 ऑर्बिट में क्या एनर्जी होती है, वहाँ भी एक पैटर्न होगा, ठीक है। देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं। E1 पहली ऑर्बिट का एनर्जी कैसे, -13.6 अभी फॉर्मूला था, इंटू Z² 1 हाइड्रोजन अपॉन 1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो दोनों 1 है। फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन। सेकंड की बात करते हैं, -13.6 इंटू Z1 अपॉन N2, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। थर्ड की बात, तो सब EV के अंदर है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, -13.6 इंटू 1² डिवाइडेड बाई 3, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। फोर्थ, इसकी वैल्यू सॉल्व, -13.6 ये वैल्यू आएगी, -3.4 EV ये वैल्यू आएगी, -1.51 EV। फोर्थ की निकालते हैं, E4 -13.6 इंटू 1 Z² अपॉन N, फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, Z² अपॉन N फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 0.85 EV। फिफ्थ की निकालते हैं, -13.6 इंटू अगेन Z1² अपॉन 5², हर बार 1 क्यों आ रहा है, अपन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, कुछ और लेते तो फिर चेंज हो जाता, इज इक्वल टू -0.54 EV। तो ये अपन ने एनर्जी निकाल दी पहले 5 ऑर्बिट की। जरा इनको बना के देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या कुछ पैटर्न बनता है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बनाते हैं, तो N इज इक्वल टू 1, कितनी एनर्जी है भाई, 13.6 EV। इसको के शेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो N इज इक्वल टू 1 को के शेल, के स्टैंड्स फॉर कर्नल, कर्नल मीन्स इनर मोस्ट, और फिर के बाद KLMN अल्फ़ाबेट चालू कर दिया, ठीक है। सो याद रखना, N इज इक्वल टू 1 K, N इक्वल टू 2 KLMN एंड सो ऑन, ठीक है। 13.6 EV फर्स्ट की एनर्जी। सेकंड की एनर्जी जिसको अपन बोलेंगे एल शेल बोल सकते हैं, -3.4 EV। अच्छा, थर्ड की एनर्जी अभी निकाला अपन ने, ठीक है, इसको एम शेल बोल सकते हैं, -1.51 EV। फोर्थ 0.85 EV। फिफ्थ -0.54 EV। अब चलते जाएंगे, अगर इन्फाइनाइट की बात करें, लास्ट ऑर्बिट N इज इक्वल टू इन्फाइनाइट 0 EV। क्यों, N को अगर इन्फाइनाइट कर देंगे, कांस्टेंट बाय इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। सो इन्फाइनाइट की एनर्जी क्या बोल दी अपन ने, 0 बोल दी है। समझ में आ रहा है। तो देखो भाई, तो ये अपन ने एनर्जी को प्लॉट कर दिया, 1 फर्स्ट की एनर्जी, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की बना दिया इस तरीके से। अच्छा, तो पहली चीज़ तो नोट कर रहे हैं, -3.6 -3.4, अगर ऊपर की तरफ देखें N बढ़ने के साथ एनर्जी बताओ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। देखो सोचो, एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है, बट एनर्जी ओवरऑल बढ़ रही है, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। -8.5 बड़ा होगा -13.6 से, -3.4 बड़ा होगा -13.6 से। अपन बोल सकते हैं एज एन इंक्रीजेज, देखो एज एन इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट इंक्रीजेज। इसलिए मैंने बोला था हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, ठीक है। सो ये समझ में आ रहा है, एन बढ़ने के साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, इन्फाइनाइट की अगर बात करें तो इन्फाइनाइट को ऐसे ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर दिया। अगर तुमने इन्फाइनाइट भेज दिया मतलब एटम से बिल्कुल बाहर निकाल दिया, तो याद रखना वो टर्मिनोलॉजी है, आयनाइजेशन कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन को इन्फाइनाइट पे भेज देना, ठीक है। अच्छा बताओ, पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस या सॉरी एनर्जी डिफरेंस कितनी होगी, 10.2 EV। अच्छा, सेकेंड और थर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस 1.89 EV। अच्छा,
थर्ड और फोर्थ के बीच में एनर्जी डिफरेंस 0.66 ईवी। अच्छा, फिफ्थ और फोर्थ के बीच में 0.31 ईवी। तो अपन बोल सकते हैं भाई देखो, एज एन इंक्रीजेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट डिक्रीजेस। एज एन वॉज इंक्रीजिंग, रेडियस जो था दोनों के टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच में बढ़ता जा रहा था, बट एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से एनर्जी का पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, रेडियस में उल्टा था, रेडियस में पहले पास में होती है और बाद में रेडियस डिस्टेंस बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ से दो चीज़ें हैं जो अपन को समझना है और ध्यान रखना है। पहली चीज़, एन अगर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी देखो, एन बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, और एन अगर बढ़ रहा है तो दो कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी होती है वो कम होती जाती है। इसका इंपॉर्टेंस आएगा आगे, सब आएगा, सब देखेंगे अपन, लेकिन अभी समझ में आना चाहिए और कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं जो मैंने बोला है। क्या बोला है? एन अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? एन बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, फिर मैंने बोला एज एन इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। ठीक है, बट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट्स डिक्रीजेज। तो एज एन इंक्रीजेज एनर्जी यू कैन सी इंक्रीजिंग, 0 इज मोर देन -3.4, -1.51 इज ग्रेटर देन -13.6 EV, और एन बढ़ रहा है तो देखो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट्स कम होता जा रहा है। ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 ऑन सो ऑन, इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। डिटेल में वैसे आगे पढ़ेंगे, बट पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड मॉडल के सवालों में लिखा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इट्स ए क्वांटम नंबर देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ आवर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, बट बस अभी के लिए याद रखो कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। जो अपना ऑर्बिट नंबर है दैट इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट्स इट। सो यहाँ से थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? बोर्ड्स के हिसाब से एटम जो होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट्स होती हैं। अगर ऑर्बिट्स का डिस्टेंस के टर्म में बात करोगे तो वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और एनर्जी के टर्म में बात करोगे तो वो डिफरेंस कम होता जाता है। ऊपर जाओगे, ठीक है, एक और एटम के ऑर्बिट्स में, तो एनर्जी बढ़ती जाती है। सबसे कम एनर्जी कहाँ होती है? सबसे स्टेबल होगा वहाँ पर, क्योंकि सबसे कम एनर्जी होगी n = 1 में, और ऊपर जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, अनस्टेबल होता जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे n = 1 में इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल बी लीस्ट। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। तो अपन एनर्जी डायग्राम फिर बनाते हैं और देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो बनाते हैं एनर्जी डायग्राम लेवल्स। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां एंड इन्फाइनाइट। ठीक है, 3 4 5 6 एंड इन्फाइनाइट। एनर्जी की बात करें तो -13.6 EV, -3.4 EV, -1.51 EV, -0.85 EV, -0.54 EV एंड सो ऑन। सो देखो, अब अगर मैंने बोला था ऊपर जा रहे हैं तो अपन एनर्जी की इसको 0 ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला 0 है एनर्जी लेवल। तो अब अगर मान लो मैंने बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो क्या होगा। तो अब अगर मान लो पहले हायर ऑर्बिट से लोअर पे आया 2 से 1, तो क्या होगा बताओ? फोटोन निकलेगा, बताया था। अच्छा, फोटोन निकलेगा क्यों? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जंप किया है, हायर से लोअर। सो हायर से लोअर पे अगर जंप किया है तो एनर्जी देखो -3.4 ज़्यादा थी, कम हो गई, तो बाकी एनर्जी निकल गई होगी। कैसे निकली होगी? फोटोन के फॉर्म में। कितनी है फोटोन के फॉर्म? कितनी एनर्जी होगी इस फोटोन की? 10.2 EV का एक फोटोन निकला होगा। एक फोटोन, जो एनर्जी गैप आता है उतने का एक फोटोन निकलता है, सिंगल फोटोन। समझ में आ रहा है? सो हायर से लोअर जंप करेगा तो बताया था मैंने, फोटोन निकलेगा, और कितनी एनर्जी का? जितना एनर्जी का डिफरेंस है। -13.6 माइनस कर दो, 13.6 माइनस कर दो 3.4, 10.2 आ गया, तो 10.2 का डिफरेंस है, उतने का फोटोन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सब कुछ? अपन जो बोला था वो किस तरीके से। अब अगर मान लो 3 से 2 पे जंप करेगा तो बताओ फोटोन का क्या होगा? निकलेगा कि एब्जॉर्ब होगा? निकलेगा वापस। हायर से लोअर अगर जाएगा कभी भी तो एनर्जी कम होगी। कम होगी तो जो एनर्जी कम हुई है वो कहाँ जाएगी?
फोटोन की फॉर्म में निकल जाएगी। कितनी कम हुई? 3.4 माइनस 1.51, 1.89 ईवी का फोटोन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? नेक्स्ट, अगर मान लो 3 से 1 पे जंप हो, फोटोन निकलेगा हायर से लोअर। कितनी एनर्जी का? इसका जो एनर्जी डिफरेंस है 13.6 माइनस 1.51, 12.09 ईवी का फोटोन निकलेगा। समझ में आया अभी? If electron jumps from higher orbit to lower orbit, photon is emitted. समझ में आया? ठीक है। Now if electron jumps from lower to higher, क्या होगा? Photon will be absorbed. देखते हैं भाई। So अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर 1 से 2 पे गया तो एनर्जी बढ़ी, पहले -13.6 थी, -3.4, तो एनर्जी बढ़ गई, तो कहीं से एनर्जी आई होगी। कैसे आई होगी? फोटोन आया होगा एक। कितने का आया होगा? भाई 10.2 ईवी का फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा 1 से 2। इज दिस क्लियर? अगर मान लो 1 से 3 पर जंप करता है तो फोटोन ऑब्जर्व कर लेगा। जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी निकाला था, कितना? 12.09। तो इस केस में अगर 1 से 3 पर जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा 12.09 ईवी का, जो एनर्जी का डिफरेंस है। इज दिस क्लियर? इसलिए एनर्जी डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब फोटोन निकलना चालू होगा, समझ में आया? कब निकलेगा, कब एब्जॉर्ब होगा? तो सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, हायर से लोअर एनर्जी कम होती है, फोटोन एमिट होता है। लोअर से हायर तभी होगा जब एनर्जी आएगी, फोटोन आएगा। ठीक है। सो अगर मान लो 3 से 4 पर जंप हुआ तो एनर्जी ऐसा जरूरी नहीं है 1 से ही हो, कहीं से भी हो सकता है, बीच में से भी। 3 से 4 पर जंप किया, अगर 3 से 4 पर जंप किया तो फोटोन लगेगा, क्योंकि लोअर से हायर गया है, एनर्जी बड़ी है। कितनी बड़ी है? दिस 1.51 माइनस 0.85, 0.66 ईवी का फोटोन। ठीक है। एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एनर्जी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी 2 ऑर्बिट्स। तो जो अपन ने पढ़ा था अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ गया अपन ने मैथ्स यूज़ करके, बट ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब और देखते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। एनर्जी लेवल बनाते हैं अपन वापस। सो एनर्जी लेवल्स इनफाइनाइट वाला, n इज इक्वल टू 1 ये होगा। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, इसकी एनर्जी -13.6 ईवी, -3.4 ईवी, -1.51 लिख चुके हैं। ये वैल्यूज़ 5 याद कर लेना अगर एग्जाम्स के लिए सोच रहे हो। एग्जाम में अगर याद है तो ज़्यादा अच्छा है। ये पहली 5 ऑर्बिट्स के जो एनर्जी है वो बेटर है, याद रखो। फॉर आई एम टॉकिंग फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 0.85 ईवी एंड सो ऑन, ये 5 वैल्यूज़ याद रखो, पहली 5 ऑर्बिट्स की एनर्जी। अच्छा, फिर अगर सेकंड से फर्स्ट पे आएगा फोटोन निकलेगा, थर्ड से फर्स्ट पे आएगा फोटोन निकलेगा, फोर्थ से फर्स्ट पे भी निकलेगा, इनफाइनाइट से अगर फर्स्ट पे आएगा तो भी निकलेगा। और ये जो सारे फोटोन निकलते हैं इस केस में जो 1 पे जंप होते हैं, हायर से 1 पे जंप होते हैं, इनको बोलते हैं फोटोन बिलोंगिंग टू लाइमन सीरीज। तो जो भी फोटोन निकलेगा इन सब में, और जो फोटोन निकलेगा उसको बोलेंगे फोटोन बिलोंगिंग टू लाइमन सीरीज। उसमें से भी जो पहला है सेकंड से फर्स्ट, तो वो सब फर्स्ट पे एंड हुए हैं, बट जो सेकंड से फर्स्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। फिर जो 3 से फर्स्ट पे है इसको बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ लाइमन। जो 4 से फर्स्ट पे है थर्ड लाइन ऑफ लाइमन। और जो आखिरी होता है इनफाइनाइट से 1, इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सो ऑन, एंड लास्ट में कौन सा आएगा? हमेशा सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन है ये। तो लाइमन कौन सा होता है? सीरीज के फोटोन जो जंप 1 पे एंड होते हैं, हायर से लोअर होंगे और 1 पे एंड होंगे, तो एक ही जंप, सिंगल जंप 1 पे एंड होगी, बोलेंगे लाइमन सीरीज के फोटोन। ठीक है। अब अगर 2 पे जंप हो, 2 पे एंड हो, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इनफाइनाइट से 2, इनको बोलते हैं फोटोन बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज। ठीक है, सब साइंटिस्ट का नाम है लाइमन बाल्मर सीरीज, क्योंकि बाल्मर ने इनको स्टडी किया था। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर कौन सी हो जाएगी? ये वाली 3 से 2, 3 से 2 फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। सेकेंड लाइन 4 से 2, थर्ड लाइन 5 से 2 इन सीरीज लिमिट, इनफाइनाइट से 2। जब भी 2 पे एंड होगा फोटोन को बोलेंगे फोटोन बिलोंगिंग टू बाल्मर। सब हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं ये। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर
3 पे जंप हो कहीं से भी, 4 से 3, 5 से 3, इन्फानाइट से 3, फोटोन बिलोंगिंग टू पास्टियन सीरीज। फिर सी वही होगा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन सीरीज लिमिट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर फोर्थ पे एंड होगा अगर 5 से 4, 6 से 4, इन्फानाइट से 4, बिलोंगिंग टू ब्रैकेट सीरीज। 5 पर है फर्स्ट लाइन एंड सीरीज लिमिट सिमिलरली, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर ब्रैकेट कौन सी हो जाएगी? ब्रैकेट होती है जब 4 पे एंड होता है, तो पहला कौन सा हो जाएगा? 5 से 4, 5 से 4, ठीक है। सेकेंड अगर पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 6 to 4। सीरीज लिमिट कौन सा हो जाएगा? इन्फानाइट टू 4। तो लाइमन 1 पे एंड, बाल्मर 2 पे एंड, पास्टियन 3 पे एंड, ब्रैकेट 4 पर एंड होना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइमन बाल्मर पास्टियन ब्रैकेट फंड। नेक्स्ट इज फंड। देखो फंड होना चाहिए 5 पे एंड, स्पेलिंग P और FUND, फंड, P साइलेंट है। तो ये फर्स्ट लाइन और ये सीरीज लिमिट बना दी मैंने। लास्ट इज हमफ्री सीरीज। हमफ्री कहाँ पर एंड होती है? 6 पर। सेम है पैटर्न, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखना है, 1 पर एंड लाइमन, सेकंड पर बाल्मर, फिर लाइमन बाल्मर पास्टियन ब्रैकेट P फंड हमफ्री, P फंड 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 हमफ्री, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग है, इनको याद रखना है, ठीक है। अब लाइमन के जो सीरीज के जो भी फोटोन होते हैं सारे अल्ट्रा वायलेट रीजन में होते हैं, अल्ट्रा वायलेट को लाई करेंगे सारे, ठीक है। और जो बाल्मर के होते हैं वो विजिबल होते हैं, बट मोस्ट बट नॉट ऑल, सारे नहीं होते हैं बट कुछ विजिबल होते हैं, सारे नहीं होते बट, ठीक है। और इसके आगे जो भी होंगे वो सारे होते हैं इंफ्रारेड, ये सब इंफ्रारेड। अब ये मैंने क्यों बताया? अगर किसी ने तुमसे बोल दिया हाइड्रोजन एटम के अंदर मुझे एक विजिबल फोटोन मिला, ब्लू कलर का मिला, 100% वो बाल्मर का है, 2 पे जंप हुआ होगा। क्योंकि भाई अगर तुम्हें ब्लू कलर है दिख रहा है, वो यहाँ तो इंफ्रारेड ये सब दिखेगा नहीं। दिखते सिर्फ कब हैं? जब बाल्मर के होते हैं, सारे नहीं, बट ये पक्का अगर दिख रहा है तो बाल्मर का ही होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं दिख रहा तो जरूरी नहीं है वो बाल्मर का ना हो, क्योंकि बाल्मर के कुछ होते हैं जो नहीं दिखते, विजिबल रेंज में नहीं होते, बट ये पक्का है कि अगर विजिबल है तो बाल्मर का ही होगा। इट्स अ सबसेट ऑफ बाल्मर सीरीज, दैट विजिबल रेंज। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि विजिबल है तो बाल्मर का ही है, ठीक है। बट बाल्मर का है तो जरूरी नहीं है वो विजिबल हो। तो कहने का मतलब अगर इसने बोल दिया मुझे रेड लाइट मिली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, मतलब वो रेड पक्का बाल्मर की वजह से मिली होगी, कोई जंप हुआ होगा 2 के अंदर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाल्मर का विजिबल, बाकी सब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड देखो कैसे पता पड़ेंगे, ये इंफ्रारेड वाले, ये यूवी है, छोटी एनर्जी इंफ्रारेड। और अगर ज़्यादा एनर्जी होती है तो विजिबल के बाद ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? अल्ट्रा वायलेट। तो ये ज़्यादा, देखो ज़्यादा एनर्जी के फोटोन निकलेंगे, बड़े बड़े हैं, देखो एनर्जी का कितना ज़्यादा है, तो ये बड़े बड़े हैं विज यूवी के। ये छोटी कम एनर्जी के निकलेंगे, तो ये कौन से होंगे? इंफ्रारेड। ये पता रखना है, ठीक है। और ये विजिबल। फिर आगे इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। n=1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। n=2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन लाइक की बात कर रहे हैं तो पहला जो होगा सबसे नीचे वाला, क्योंकि वहाँ एनर्जी सबसे कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है, ग्राउंड स्टेट स्टेबल है, ठीक है। फिर अगर उसको अपन एक्साइट कर सकते हैं, एनर्जी देके जंप करा सकते हैं, सबसे पहला जो होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n=2। तो उसने बोला, अगर किसी क्वेश्चन ने बोला कि वी हैव फर्स्ट एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो n=1 में है, इसका मतलब वो n=2 में है। n=1 तो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो जाएगी? n=3 एंड सो ऑन, थर्ड एक्साइटेड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पता, इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपन ने पूरा बोर्स मॉडल ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। तो जितना अपन इंफॉर्मेशन लिया है, पूरा सॉल्व किया बोर्स मॉडल, ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी शुड रिमेंबर। लाइमन बाल्मर पढ़ा होगा, बट ये इस तरीके से है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सब इंफ्रारेड, ये यूवी और विजिबल बाल्मर के, मोस्ट बट नॉट ऑल, बट विजिबल है तो बाल्मर का है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब अभी तक वो चीज़ नहीं आई है, 1/λ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब उसका नंबर, अब वो निकालते हैं। और अब वो वैसे
क्लियर ऑलमोस्ट हो गया होगा किसी ने अगर यहाँ तक अच्छे से समझा है तो। एनर्जी का फॉर्म 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ रहा है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी n1 और n2 आ जाएगा, और एनर्जी का डिफरेंस फोटोन होगा hc बाई लैम्डा। देखते हैं आगे। अब अपन निकालेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। उसके लिए पहले अपन निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो वहाँ से फिर आएगा, देखो भाई। तो पहले लेट अस अस्यूम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनर्जी स्टेट n1 टू n2। पहले n1 ऑर्बिट में था, बाद में किसी n2 ऑर्बिट में चला गया। तो अपन बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेट n1, पहले n1 ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। सेकेंड जब n2 चला गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, क्योंकि यही तो फॉर्मूला एनर्जी का है। किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी निकाली है अपन ने, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। तो जब n1 है तो n1 रख दिया, जब कोई भी n2 में चला गया तो n2 रख दिया। अब अपन निकालते हैं एन चेंज इन एनर्जी इन ए जंप डेल्टा ई। तो जब जंप होगा कोई भी n1 से n2 तो डेल्टा ई जो होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी E2 माइनस E1। ये वैल्यू आएगी फाइनल एनर्जी कौन सी है, ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर माइनस ऑफ E2 माइनस E1। तो मैं माइनस, अब ये E1 एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। तो ये आ गया डेल्टा ई, दैट इज चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n1 ऑर्बिट टू n2 ऑर्बिट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1। इसको देख रहा, पहुंच रहे हैं वहाँ अपना वो जो फॉर्मूला था 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर पर आ गया। तो ये चेंज इन एनर्जी होता है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जाएगा ईवी के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको अपन ऐसा, ये सब कौन 13.6 तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट रख दे रहा है इसको, आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। इसको देखो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट वैसे ही जो अपन ने बोला, लेकिन ये एनर्जी के टर्म में। तो इसको अपन बोल सकते हैं रिडबर्ग रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनर्जी बोल सकते हैं, बट ये तो वाइडली यूज लिया, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट इन जनरल नहीं बोलते हैं, ठीक है। आगे आने वाला 1 बाई लैम्डा वाला जो है वहाँ बोलेंगे। तो डेल्टा ही आ गया, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करा तो चेंज इन एनर्जी जो हो गया वो आ गया। और एक बार चेंज इन एनर्जी आ गया तो ये पता पड़ गया इस एनर्जी का फोटोन या तो एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है। चेंज इन एनर्जी आ गया, यही चेंज किस चीज़ के बराबर होता है, फोटोन एमिटेड या फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब के बराबर होता है। तो अपन बोल सकते हैं भाई एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब सेम चीज़, बस मॉड लगा दो, क्योंकि चेंज इन एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अगर हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी कम हुई है, डेल्टा ई नेगेटिव आएगा। लोअर से हायर गया है, डेल्टा ई पॉजिटिव आएगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अगर पता है एमिट कब होता है और एब्जॉर्ब कब होता है, अपन तो मैग्नीट्यूड देख ले रहा है, मॉड लगा दे रहा है। डेल्टा ई का मॉड होगा एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब। तो अपन बोल सकते हैं, और ई क्या होता है, hc बाई लैम्डा। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। डेल्टा ई जो आ गया, ये डेल्टा ई का मॉड हो जाएगा क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब। तो यही फॉर्मूला बन गया, बस मॉड लगा दो इसमें, तो ये फॉर्मूला बन गया फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब। अगर डेल्टा ई निकालोगे तो ये याद रखना पड़ेगा, पहले n2 में और n1 माइनस, और मैं तो कह रहा हूँ कि दिमाग लगाओ तो ये भी याद नहीं करना पड़ेगा। तुम तो मैग्नीट्यूड निकालो यहाँ से, तुम्हें पता है डेल्टा ई हायर से अगर लोअर ऑर्बिट में आता है डेल्टा ई नेगेटिव होता है, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। लोअर से हायर जाएगा तो डेल्टा ई पॉजिटिव आना है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। दैट्स इट, साइन भी देखना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आती है बच्चों को कई बार। एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड ऑब्जॉर्ब डेल्टा ई का मॉड, ठीक है। और ई एनर्जी कैसे निकालते हैं, hc बाई लैम्डा से। सो hc बाई लैम्डा एनर्जी डेल्टा ई, एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देखो ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। 1 बाई लैम्डा इज -13.6 डिवाइडेड बाई hc इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट आर माइनस में रख दिया, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने मॉड लगाया है, इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर का मॉड 1 बाई लैम्डा कर दिया। और यही क्या होता है, वेव नंबर। याद है 1 बाई लैम्डा इज वेव नंबर, तो मैंने एक साथ लिख दिया। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस आर जेड स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। आ गया
आ गया वो फॉर्मूला जहाँ से पूरा बोर्ड्स मॉडल आया है। समझ में आ रहा है? और अगर ये फॉर्मूला आया है तो वो चीज़ें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को मैच कर रहा है, और अगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को मैच कर रहा है तो अपन ने जो कुछ किया है वो सही है। बट हमें दिख रहा है डेरिवेशन के समय वो तभी प्रूफ सही है जब एटम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक हो, वरना फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। सो वी हैव अज्यूम्ड Bohr postulate, applied the correct mathematics, used it and derived the formula which जो नेचुरली करेक्ट होता है, जिससे आंसर आते हैं। समझ में आया? जिसको नेचर का जो ऑब्जर्वेशन है वो मैच करता है, तो जो कुछ पढ़ा है वो अपन का सही है, और ये फॉर्मूला आ गया, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? मैथ्स लगाते गए, बोर्ड ने जो बोला ये मान लो, करते गए, आ गया जो मैच करता है, जो हमने माना है वो सब कुछ सही है। और ये इन ऑनर ऑफ रिडबर्ग, ये जो कांस्टेंट है 13.6 EV डिवाइडेड बाई HC, इसको R बोल दिया है, और 1 बाई लैम्डा ही वेव नंबर होता है, दैट्स इट। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू मॉड माइनस R Z स्क्वायर 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 स्क्वायर। मॉड क्यों लगा दिया मैंने? फॉर्मूला बस याद बच्चों के लिए, मतलब अपन को दिक्कत ना आए, वरना बच्चे सर N2 कौन सा पहले आता है, N1 कौन सा, फर्क नहीं है, तो लैम्डा कहाँ से नेगेटिव होगा भाई? अगर नेगेटिव आई तुमने गलती कर दोगे, पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव आई तो सब सही किया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई लैम्डा वेव नंबर हो गया, ठीक है। फिर अपन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। C बाई लैम्डा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, याद है? तो अब अपन जो फोटोन निकला है उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं, उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, और बताता हूँ R का कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बट लैम्डा भी निकाल सकते हैं। वो जो फोटोन निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या है। R की वैल्यू होती है 109 रिडबर्ग कांस्टेंट इन ऑनर ऑफ मिस्टर रिडबर्ग, जिसने उस बताया था स्टार्टिंग में। R इज इक्वल टू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स में बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखना। R की वैल्यू ये यूज़ करनी होती है 109678, और इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलेशन। अगर ये यूज़ करोगे, सवाल करना है तो एनर्जी से करना बड़ा आसान होता है। अपन करेंगे सवाल, उसके बिना नहीं सीख सकते। सवाल करेंगे तब समझ में आएगा, इट इज़ ईजियर टू डू इट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रेदर देन इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। बट ये फॉर्मूला होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इस कांस्टेंट को। R की वैल्यू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। मैंने मॉड लगा दिया है फॉर्मूले में, बिकॉज वरना कंडीशन लगानी दिक्कत ना है, वरना कंडीशन लगानी पड़ेगी भाई, यहाँ से वहाँ तो ये, यहाँ से वहाँ तो ये, लोअर से हायर में तो ये फॉर्मूला, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। दिमाग लगाओ ज़्यादा आसानी से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। C बाई लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो गई, C से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस CR Z स्क्वायर 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N1, दैट्स इट। नाउ दिस बिकम्स, दीज आर दी फॉर्मूलेज जो अपन को यूज़ करने हैं। डेल्टा ई, ये तो एक फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी सब ये याद करना है, ठीक है। बाकी दिमाग लगा सकते हैं। डेल्टा ई माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अपन को पता है, बट फिर भी माइनस 13.6 इंटू 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 स्क्वायर, दिस बिकम्स फॉर्मूला फॉर डेल्टा ई। बस वहाँ सब आ गया। ये डेल्टा ई, इसी एनर्जी का फोटोन निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा, भाई एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड एब्जॉर्ब हो गया। फिर अगर एनर्जी निकालनी है, वेवलेंथ वगैरह निकालनी है, सॉरी, तो अपन HC बाई लैम्डा करके निकाल लेंगे। एनर्जी आ गई, HC बाई लैम्डा करके ज़्यादा आसानी से। बट फिर भी अगर फॉर्मूला पता करना है, याद रखना है, तो 1 बाई लैम्डा होता है। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, मैं मॉड लगा यूज़ कर रहा हूँ, रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू Z स्क्वायर 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 स्क्वायर। C से मल्टीप्लाई कर तो C बाई लैम्डा हो गया। C बाई लैम्डा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू CR Z स्क्वायर 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये है अपना पूरा बोर्स मॉडल, उसका कॉन्सेप्ट आ गया जो अपन को चाहिए था, ठीक है। बट थोड़ी सी चीज इन्फॉर्मेशन और चाहिए अपन को, मतलब जो मैंने पहले मिस किया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ठीक है वो मिस किया था, वो अपन पढ़ लेते हैं और फिर अपन सवाल करेंगे और सब समझेंगे अच्छे से मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, ठीक है, मतलब सवाल करके कि थ्योरी एक्चुअली है क्या, तब दिमाग में समझ में आएगा। बट अपने पास आ गया जो अपन को चाहिए था, तो जो कुछ किया है वो सब कुछ सही है। हमने जो स्पेक्ट्रम टाइप पढ़े थे पहले, वो सारे एक्चुअली एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एक और टाइप होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो पढ़ना, अब अपन समझ सकते हैं उसको। तो देखो स्पेक्ट्रम अपन ने जो पढ़ा था वो सारे थे एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर और दूसरा मैंने बोला एब्जॉर्प्शन होगा। एमिशन के अंदर दो टाइप पढ़े थे अपन ने, याद है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या था?
सारी वेवलेंथ, डिसकंटिन्यूस सारी वेवलेंथ नहीं, पर्टिकुलर वेवलेंथ या बैंड्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, बट ओवरऑल डिसकंटिन्यूस। अपन ने पढ़ा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस के भी दो टाइप थे, याद है, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ये पूरा अपन पढ़ चुके थे, ये पढ़ लिया था। बट ये सारा एक्चुअली एक ही कैटेगरी के अंदर है, वो है एमिशन स्पेक्ट्रम जो पढ़ा था। एक और टाइप है, वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अपन समझते हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली हमेशा डिसकंटिन्यूस होते हैं। समझ में आएगा क्यों बनता है, तो पता पड़ेगा डिसकंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। अच्छा, एमिशन किसकी वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। याद है मैं बताया था, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, सन से लाइट निकली, ठीक है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होगा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स में से वेवलेंथ निकली हैं। फिर जो बैंड स्पेक्ट्रम होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में आता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशनल एनर्जी भी हो सकती है, वाइब्रेशन भी हो सकती है, उसके बाद जंप भी हो सकते हैं एटम्स के अंदर, ठीक है। तो पूरा बैंड बनता जनरली, ठीक है। सो वो सब था किसकी वजह से? लाइट निकली, मॉलिक्यूल्स में से निकली, एटम्स में से निकली, सन में से निकली, सारे के सारे जो हैं वो एमिशन, लाइट निकली, वो स्पेक्ट्रम था। अब अगर लाइट एब्जॉर्ब हो जाए और वो पैटर्न की अपन बात करें, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, उसको अपन बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कब एब्जॉर्ब हो सकते हैं फोटोन? देखो, सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विल बी फॉर्म ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो जब फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो पैटर्न बनेगा उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो मान लो सैंपल ऑफ एक्साइटेड एटम्स हैं, लाइट एमिट हुई, ठीक है, पास किया, इस तरीके से एमिशन स्पेक्ट्रम बन गया। समझ में आ रहा है? ये मैंने एमिशन का एग्जाम्पल लिया। कैसा? एक सैंपल है, इलेक्ट्रॉन्स 1 n = सपोज 3 में थे, ठीक है, तो 3 से 1 आए, 3 से 2 आ सकते हैं, 2 से 1 आ सकते हैं। तो ऐसे जंप होंगे, फोटोन निकला, मैंने कलर्स बना दिए, ठीक है। मालूम अगले ज़्यादा अच्छा कलरफुल बनाए दिख रहे होंगे, ठीक है। एनीवेज, सैंपल ऑफ एक्साइटेड स्टेट एटम्स लिए, एक्साइटेड स्टेट में थे, ग्राउंड स्टेट में नहीं थे, तो जंप होंगे। जब जंप होंगे तो एक करस्पॉन्डिंग फोटोन निकलेगा, है ना। और अगर बहुत सारे हैं तो बहुत सारे निकलेंगे, बट उन्हीं पर्टिकुलर एनर्जी के निकलेंगे, तो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। ये एमिशन केस है। क्यों? लाइट निकला। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, वाइट लाइट को डालूं, वाइट लाइट आ रही है, मतलब सारी वेवलेंस आ रही हैं, वही सैंपल लूं जो अपन ने लिया था पहले, लेकिन ग्राउंड स्टेट में लूं। समझ में आ रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन हायर में थे, हायर से ग्राउंड पे आ रहे थे, अब मैंने ग्राउंड पे डाल दिया उनको, सारे ग्राउंड पर हैं, और वाइट लाइट डाली। ऐसे में वो एटम्स जंप कर सकते हैं वापस अपने एक्साइटेड स्टेट पर जहां वो थे। तो अगर मान लो वहां जंप कर जाएं तो फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे, तभी तो जंप करेंगे। अभी पढ़ा ना अपन ने, when electron jumps from lower to higher orbit, photons are absorbed. When electron jumps from higher to lower orbit, photons are emitted. तो अगर लोअर से हायर पे जंप किया तो फोटोन एब्जॉर्ब हुए। अगर फोटोन एब्जॉर्ब हुए तो वाइट लाइट में से वो फोटोन गायब हो गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जो पैटर्न बनेगा उसमें से कुछ वेवलेंथ गायब हो जाएंगी। कौन सी गायब हो जाएंगी? जो फोटोन्स करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ, जो फोटोन्स एटम ने एब्जॉर्ब कर लिए, तो वो लाइंस गायब हो जाएंगी, और वो जो पैटर्न बनेगा उसको बोलेंगे अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इज दिस क्लियर? तो देखो, व्हाइट लाइट डाला अपन ने सैंपल के अंदर, सेम सैंपल ले रहे हैं मान लो, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, अनएक्साइटेड स्टेट। फिर ऐसे में क्या होगा बताया मैंने, फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, और जो फोटोन बचे हैं, रेसिड्यू फोटोन, बाकी सब तो इसने एब्जॉर्ब कर लिए, इलेक्ट्रॉन जंप हो गए, और फिर अपन ने पास किया, तो देखो वही 3 फोटोन मैंने सेम उस तरह समझाने के लिए लिया, ये फोटोन गायब हो गया, ये फोटोन्स गायब हो गए, इस एनर्जी के फोटोन गायब हो गए, इस एनर्जी के फोटोन्स गायब हो गए। तो एब्जॉर्ब्स सेम वेवलेंथ, अगर सेम केस लिया समझाने के लिए, एब्जॉर्ब सेम वेवलेंथ, ठीक है, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक ही केस बनता है, और ये डिसकंटिन्यूस होगा भाई। जब कुछ गायब करोगे तभी तो बनेगा, वो सारा गायब कर दोगे तो कुछ बनेगा भी नहीं, और कुछ गायब करोगे तो कंटिन्यूस कैसे होगा? इट विल ऑलवेज बी डिसकंटिन्यूस। तो दिस इज वॉट, इतनी सी चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि समझ में आना चाहिए भाई जंप कहाँ से कहाँ और क्या होते हैं, फोटोन एब्जॉर्ब क्यों होता है, इसलिए अभी पढ़ाया मैंने। समझ में आ रहा है? दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट बोर्ड्स मॉडल। सब कुछ पढ़ ले जितना अपन को पढ़ना चाहिए फॉर ऑल एग्जाम्स एंड NCERT ऑल्सो, मेनली फॉर NCERT जो कुछ लिखा है सब कुछ समझ में आएगा NCERT का। कंडीशन अभी जो सवाल कराने वाला हूँ ना, वो अगर कर लो तो, अगर वो सारे सवाल कर लोगे, देन यू विल गेट द ग्रास्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड्स मॉडल।
ट्रस्ट मी, बिना क्वेश्चंस के कुछ नहीं होगा, बिकॉज क्लास 10th तक जनरली क्वेश्चन नहीं करते बच्चे, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, एग्जाम में छापाओ, नंबर आ जाते हैं, वो दैट इज़ नॉट साइंस भाई, ठीक है। तो मैं खुद से मैथ्स करनी होगी, एटलीस्ट बेसिक लेवल कैलकुलेशंस करनी होंगी, ठीक है। थोड़ा सा खुद से करके देखना होगा, तब जाके समझ में आएगी, ट्रस्ट मी। और ये तो अभी पहला चैप्टर है, बट ये पहला चैप्टर भी थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। बट साइंस अगर समझना है तो एक ही रास्ता है, जो ऐसा करेंगे वो साइंस सीख जाएंगे, जो नहीं करेंगे साइंस नहीं सीखते रहेंगे, ज़िंदगी भर गाली देते रहेंगे साइंस को, उससे साइंस का कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही रास्ता है, मैथ्स। मैथ्स नहीं, नॉट जस्ट मैथ्स, ठीक है, मैथ्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो अब अपन सवाल करेंगे और सारे थ्योरीज को समझेंगे एक बार अच्छे से। तो अब अपन करेंगे क्वेश्चंस।